आपका श्री राणा भाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान इकाई 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम के अध्याय 1 नियोजन और आर्थिक विकास व नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम शब्द है नियोजन, जिसको अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। अब इसका जो किसी भविष्य में होने वाले कार्य के लिए जो अपन एक रूपरेखा बनाते हैं उसको अपन नियोजन की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम इस शब्द का उद्गम कैसे हुआ। तो विश्व में सर्वप्रथम सोवियत रूस ने 1928 में अर्थव्यवस्था के विकास एवं वृद्धि हेतु जो प्रयास किया था, इसी के फलस्वरूप विश्व के अन्य राष्ट्रों ने इसको मॉडल रूप में स्वीकार किया और अपने देश में इस पर आर्थिक विकास हेतु कार्य शुरू किए, जिसके अच्छे परिणाम मिले। इसी प्रकार भारत में भी जो है नियोजन की रूपरेखा जो बनी वो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में इसको स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया और उसके आधार पर देश का आर्थिक सामाजिक विकास का लक्ष्य रखा गया। अब अपन चलते हैं नियोजन का अर्थ। व्हाट इज द मीन बाय ऑफ प्लानिंग? नियोजन का अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ में या साधारण अर्थ में अपन नियोजन कह सकते हैं कि सोच समझ कर सही दिशा में उठाया गया जो प्रथम कदम होता है वो नियोजन कहलाता है। अब परिभाषा के रूप में अपन यूँ कह सकते हैं कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, वो नियोजन कहलाता है। तो इसी नियोजन के रूप में जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। तो प्रश्न आता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया और ये एक असंवैधानिक निकाय। प्रश्न होता है कि योजना आयोग जो है वो किस प्रकार की निकाय है, संवैधानिक है या नहीं? तो उसमें कह सकते हैं ये असंवैधानिक निकाय है, यानी कानून सम्मत निकाय नहीं है ये, जैसे चुनाव आयोग और बाकी जो निकाय होती है वैसे ये नहीं है। अब भारत में सर्वप्रथम इस प्रकार की जो अवधारणाएं या विचार आया वो एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया द्वारा जो है आर्थिक क्षेत्र में इसकी पहल की और उनका लक्ष्य रखा गया कि आने वाले 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दुगुनी करने की आशा के साथ इस योजना पर उन्होंने कार्य किया। उसके बाद कालांतर में 1944 में बम्बई योजना, श्री मन नारायण की गांधीवादी योजना, जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना आदि जो है इसी की ओर कदम थे। फिर अपन देखते हैं कि नियोजन की आवश्यकता। व्हाट इज द नीड बाय प्लानिंग? नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरत होती है नियोजन की? तो उसके लिए जो निम्न बिंदुओं पर दे सकते हैं कि इस कारण से जो है अपने एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है नियोजन की। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह संसाधनों का समुचित उपयोग। देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका जो है समुचित उपयोग हो, जिससे जो है देश के आर्थिक सामाजिक भौगोलिक उसका विकास हो सके। देश में व्याप्त बेरोजगारी का निवारण। नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
इसमें अगर संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, देश का आर्थिक विकास होगा, सबको रोजगार की सुविधाएं मिलेगी, तो इससे जो है बेरोजगारी का निवारण संभव हो सकेगा। नेक्स्ट बिंदु है कौशल विकास हेतु प्रतिभा का जागृत करना। देश के अंतर्गत जो सुषुप्त प्रतिभा है उनको जागृत किया जाए और उसमें जो हमारे परंपरागत जो विधियां हैं उनको नवीनीकरण करके उसका जो है देश हित में अधिक से अधिक उसको विकसित किया जाए, जिससे कौशल विकास हो सके। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता को दूर करना। देश में व्याप्त गरीब और अमीर के बीच जो खाई है उसको जो है अपन आर्थिक नियोजन की नीति को अपनाकर उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्र का विकास। तो नियोजन के अंतर्गत ऐसी आर्थिक जो है संपूर्ण राष्ट्र के विकास का अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को अपन काम में ले सकते हैं। फिर है आय में वृद्धि। देश राष्ट्रीय आय में जो है समुचित नियोजन के माध्यम से आय में वृद्धि की जा सकती है। फिर है सामाजिक उन्नति। अगर नियोजन का सही रूप से पालन किया जाए तो देश में जो है समाज के अंदर जो पिछड़ापन है वो दूर किया जा सकता है और उसका सामाजिक स्तर, उसके रोजगार के साधन बढ़ सकते हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। इस प्रकार उसमें सामाजिक उन्नति का भी इसमें पहलू है। नेक्स्ट है राष्ट्र आत्मनिर्भरता। जब देश के अंदर नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, संसाधनों का जो है उचित जो है प्रयोग होगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको अपने विकास के समान अवसर प्रदान होंगे, जिससे यहाँ पर जो है देश में जो है माल निर्मित होगा, स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशों से कम जो है वस्तुओं का आयात होगा, तो राष्ट्र जो है अपने उत्पादन अधिक करने से वो एक आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आ जाएगा और अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को, जनता को रोजगार मुहैया होगा। फिर है सत्ताधारी दल द्वारा किए गए वादों को पूरा करना। जो भी दल जीत करके शासन में आता है वो जब अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करता है तो उन वादों को जो है अमली जामा पहनाने का भी कारण जो है एक नियोजन है। नेक्स्ट चलते हैं औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि। तो नियोजन के माध्यम से जो है उद्योगों के क्षेत्र में भी जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, जिसे रोजगार के अवसर मिलता है। फिर कृषि पशुपालन। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक मामलों में सरकार की स्पष्ट भूमिका। तो नियोजन के माध्यम से जो है देश में जो आर्थिक जो मामले हैं उन पर सरकार की क्या नीति है, वो अपने राज्य को भी देश के विकास में जो है भागीदार बढ़ाने का काम करती है, जिससे राज्यों का और देश का संपूर्ण विकास हो। तो इसे आर्थिक मामलों में सरकार की जो मंशा क्या है वो भी इसमें दृष्टि गोचर होती है। नेक्स्ट है जन कल्याण के कार्य। तो नियोजन के माध्यम से जो विभिन्न जो गतिविधियां देश के अंदर सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी योजना चला करके जो है देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन भारत में नियोजन के लक्षण। भारत में नियोजन के लक्षण क्या है? जो है अच्छा नियोजन राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक। अगर नियोजन अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, तो उसका वो समृद्धि का प्रतीक होता है। जैसे अपन कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अपन शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसका मतलब अपने को आधी विजय हासिल हो गई है। इसी तरह अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो जो है हमारा परिणाम भी, रिजल्ट भी जो है अच्छा जाएगा।
तो इसके लिए पहला बिंदु है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जो भी देश के अंदर जो अपने संसाधन है उनका विभिन्न क्षेत्रों में, उद्योगों, कृषि जगत में और सभी के अंदर उनका समुचित उपयोग करके जो है देश को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि, उद्योगों के क्षेत्र में भी जो है वृद्धि की जा सकती है। कृषि एवं पशुपालन का समानांतर विकास, भारत एक कृषि प्रधान देश है और पशुपालन भी एक यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, तो इनका भी जो है समानांतर विकास किया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक एवं संप्रेषण क्षेत्र में वृद्धि, आज का युग विज्ञान का युग है और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, उनके अंदर वृद्धि करके भी जो है अपन समय, श्रम और धन की बचत की जा सकती है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में विकास, जो क्षेत्र भौगोलिक बनावट के आधार पर विकास से वंचित है, उन क्षेत्रों को विशेष ध्यान रखते हुए उनको क्षेत्रों में विकास किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके जो हम है अधिक से अधिक उसका लाभ अर्जन कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग, जो बौद्धिक संपदा है भारत के अंदर बहुत से जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनका बाहर पलायन नहीं हो और उनका समुचित लाभ देकर के उनकी जो बुद्धिमत्ता का है ये अपन प्रयोग करके आर्थिक जगत में, देश के विकास में जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विकास पर ध्यान, हाँ, विभिन्न प्रकार के जो है स्किल डेवलपमेंट करके जो है अपन देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। तो ये सारी जो बातें थी ये नियोजन की आवश्यकता के बिंदु थे। तो कोई भी छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नियोजन की आवश्यकता भारत में क्यों है, तो अपन बता सकते हैं संसाधन का उचित उपयोग है, देश में बेरोजगारी का निवारण है, कौशल विकास हेतु प्रतिभा को जागृत करना है, आर्थिक असमानता को दूर करना है, राष्ट्र का विकास है, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, सामाजिक उन्नति, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, ये सारे जन कल्याणकारी योजनाओं, ये सब बिंदुओं पर दे सकते हैं। इसके आगे चलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर इसका संकलन किया। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को जो है इस प्रकार की घोषणा की थी और उसके बाद में जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो है एक नया आयोग बनाया गया है जिसको अपन नीति आयोग कहते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। पहले भी अपने जो योजना आयोग होता था जिसके अंतर्गत जो है पंचवर्षीय योजनाएं होती थी और विभिन्न जो क्षेत्रों के अंदर वित्त प्रबंधन का काम होता था, परंतु इसके अंतर्गत ये नियम जो है भिन्नता है। इसमें अगर प्रश्न आता है नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, तो योजना जो आयोग था वो क्या था, वो वित्त का उचित प्रबंधन होता था, क्षेत्रों में यह कार्य होता था और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भी था। परंतु नीति आयोग में केवल ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक जो है मतलब विचार के रूप में जो है सहायक होता है, अपने विचारों से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी राय प्रदान करता है, न कि इसमें वित्त प्रबंधन का कोई जो है प्रभाव होता है। तो और ये जो है केवल थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, एक विचार अपना विचार प्रकट करता है, देश के विकास में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी वैचारिक जो है प्रस्तुति प्रदान करता है, न कि वित्त का प्रबंधन करता है और न ही पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। ये उपलब्धि है। यानी जो पहली पार्ट में पंचवर्षीय योजना
शुरू हुई थी वो 1 अप्रैल जो है 1951 से जो है वो 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर। तो 5 वर्ष के लिए 51 से 55 तक की जो योजना चली थी वो, तो उससे लेकर के धीरे धीरे हर पंचवर्षीय योजना चलती गई और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2014 तक चली। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर ये नीति आयोग का गठन कर दिया गया प्रधानमंत्री ने। अब चलते हैं नीति आयोग का पूछा जा सकता प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अब कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो पढ़ कह सकते हैं नीति का फुल फॉर्म N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और I फॉर इंडिया। तो पढ़ कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में इसका पूरा नाम ये है। तो इसका पूछा जा सकता है नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो पढ़ कह सकते हैं जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो पढ़ कह सकते हैं योजना आयोग था। अब इसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग का जो आधार है वो क्या है, विकास में राज्यों की भूमिका और ब्रेन ड्रेन को रोकना। एक तो राज्यों के अंदर विकास में राज्यों की भूमिका, यानी देश और प्रदेश दोनों को शामिल करके संयुक्त विकास की जो अवधारणा है वो अपने नीति आयोग के अंतर्गत है। दूसरा, ब्रेन ड्रेन को रोकना, जो प्रतिभा पलायन हो रही थी, यहाँ के बहुत से डॉक्टर इंजीनियर लोग विदेशों में जाते थे, तो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग यहाँ पर उनको उचित जो है लाभ देकर उनकी बुद्धि का यहाँ प्रयोग किया जा सकता है, ये भी इसका उद्देश्य है। फिर विकास के लक्ष्यों को पाना, तो जो भी हमारे देश की आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना भी जो है नीति आयोग का आधार है। अब इसके उद्देश्य पढ़ते हैं, तो उद्देश्य के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से है, पहला है राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत सक्रिय भागीदारी। तो राष्ट्रीय जो उद्देश्य है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, उन सब का जो है राजनीतिक क्षेत्र में उनके अंतर्गत जो है सक्रिय भागीदारी हो राज्यों की और देश की। फिर राज्यों के साथ सतत आधार पर पहल, हाँ, तो इसमें राज्यों को भी साथ में शामिल किया गया है और देश के विकास के साथ साथ उनका भी विकास की उन्होंने बात कही है। फिर ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम स्तर पर भी इस प्रकार की योजनाएं हो जिससे बॉटम से टॉप तक जो है देश के विकास में भागीदार संभव हो सके। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का ध्यान, राष्ट्र के अंदर जो जनता है उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। फिर समाज के उपेक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान, समाज के उपेक्षित जो वर्ग हैं उन पर भी जो है उनके अधिकारों का कड़ाई से पालन हो और उनके जो है सम्मान के साथ वो अपना जीवन यापन कर सके। विकास की दीर्घकालीन नीतियाँ, इसमें जो ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जो दीर्घकालीन विकास संभव हो सके। फिर अगला है देश के बुद्धिजीवी वर्गों की भागीदारी, देश के अंदर जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उनको यहाँ भागीदार बनाया जाए और उनकी प्रतिभाओं के पलायन को रोका जाए। फिर है विकास का एजेंडा, जो भी विकास की जो कार्य सूची है वो जो है इस नीति आयोग के माध्यम से लागू की जाए, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। और सुशासन एवं सतत विकास, नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक अच्छा शासन हो और एक ऐसा सतत शासन हो जो रुके नहीं, अनवरत रूप से चलता रहे।
तो ये जो मुख्य बिंदु थे इसके नीति आयोग के उद्देश्य के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति कमीशन। अब अपन चलते हैं नीति आयोग का गठन। ये जो नीति आयोग है उसका स्ट्रक्चर ऑफ नीति कमीशन, इसका गठन कैसे होता है नीति आयोग में। तो सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है जो देश का यानी भारत का प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष है, जैसे श्री नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं। फिर सदस्य गवर्निंग परिषद जो होती है उसके अंदर अपने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री या जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री और दूसरे जो उपराज्य पाल होते हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर आते क्षेत्रीय परिषद है, इसमें भी वही सदस्य शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के जो विशेष मुद्दे होते हैं वही राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के, तो वो आपस में मिलजुल करके अपने जो निर्णय के अंदर भागीदार होते हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। नेक्स्ट चलते हैं पर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य। तो प्रधानमंत्री जो है अपने को जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको अपनी ओर से मनोनीत सदस्य होते हैं जो इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर पूर्णकालिक पदाधिकारी, हाँ तो पूर्णकालिक पदाधिकारी भी होते हैं जो भी अपने केंद्र सरकार के रूप में इसको माना गया है। तो ये अभी पूर्णकालिक जो पदाधिकारी है अपने वो है 3 है, जिसमें पहला है वी.के. सारस्वत, रमेश चंद और वी.के. पॉल। ये इसमें जो नीति आयोग के पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए जो पदाधिकारी है वो 3 है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है वी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र और वी.के. पॉल, ये 3 सदस्य हैं। उसके बाद में जो आता है उपाध्यक्ष, हाँ बताओ। हाँ तो पूर्णकालिक पदाधिकारी में अपन पढ़ रहे थे 3, वी.के. सारस्वत, रमेश चंद और वी.के. पॉल, ये 3 जो है पूर्णकालिक पदाधिकारी। अब चलते हैं अपन उपाध्यक्ष। राजीव कुमार उपाध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में नीति आयोग के वो है राजीव कुमार, ये वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फिर पूर्णकालिक सदस्य में आ गया अपना आंशिक सदस्य भी रखे गए हैं। उसके बाद पदेन सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा जो मनोनीत होते हैं कैबिनेट द्वारा, जो 4 सदस्य हैं जिसके अंतर्गत अपन रक्षा, वित्त, पंचायत राज और गृह विभाग से होते हैं, जिसमें आपके अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और निर्मला सीतारमण है और नरेंद्र सिंह तोमर जो पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये इनके जो पदेन सदस्य हैं 4 वर्तमान में। अब अपना आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यह है अपना अमिताभ कांत। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन परीक्षा में पूछा जा सकता है, अपने भी कक्षा के अंतर्गत भी जो है पाठ के माध्यम से भी पूछा सकता है बोर्ड में। तो आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO कौन है, तो अमिताभ कांत है। फिर इसका सचिवालय जो है मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। तो अब इसके रूप में जो है मुख्य प्रश्न आप पूछे जा सकते हैं कि जो है सबसे पहले जो है आर्थिक नियोजन की योजना किस देश के माध्यम से हुई, तो पढ़ कह सकते हैं रूस ने 1928 में इसका श्रीगणेश किया था और भारत में जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के रूप में इसको स्वीकार किया गया। फिर नीति आयोग में नीति आयोग के पूरा नाम पूछा सकता है, नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, मुख्य 2 उद्देश्य बताइए, ये पूछा जा सकता है। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नीति आयोग कौन सी किस प्रकार की संस्था है, जो है ऐसे वैधानिक संस्था है। तो
ये मुख्य आज का अपना जो है वीडियो रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।